राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यशस्वी एकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2022 में जो आपका रिट लेवल 2 की बात करूं और मेंस की बात करूं, जो पेपर हुआ था उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले 2025 में जो आपका पेपर हुआ था वो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, तो अब 2025 से पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 में जो आपका पेपर आया था, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ के, इनके सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2022 के अंदर अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के प्रश्नों का लेवल क्या था और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे आपको इनको सॉल्व करना था। हर एक का बिल्कुल डिटेल्स में सॉल्यूशन बताऊंगा जीरो लेवल से। और मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं, वैसा बच्चा जिसको गणित में कुछ नहीं आता वो भी हमसे जुड़कर गणित में अच्छे स्कोर को कर सकते हैं। चलिए, पहला पहला क्वेश्चन ही है गुणनखंड का। इंग्लिश में बात करें तो फैक्टर की बात कर रहा है और आपके पास एक मान दिया है x का घात 4 माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसके ऊपर घात 4 लगाया और कह रहा है कि सर इसका गुणनखंड क्या होगा। और इसका गुणनखंड निकालकर 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो कभी भी ये गुणनखंड वाले जब सवाल आते हैं ना, तो दो तरीके से सॉल्व होते हैं। या तो फॉर्मूला का यूज होता है, या फिर अगर बहुपद में होगा तो बहुपद को तोड़ना होता है, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले पे बैठ जाएगा, तो फॉर्मूले पे तोड़कर हमें वैल्यू बताना है कि इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा। अब कौन से फॉर्मूले पे बैठेगा, सबसे पहले उसको जान लो। आप सभी को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर ए का वर्ग माइनस मैं करूं बी का वर्ग, तो ये हमेशा बराबर किसके होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के बराबर। ये फॉर्मूला आपको एक पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या, कि सर अगर मैं ए प्लस बी का वर्ग करूं तो मैं कहूंगा इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 गुना ए गुना बी। सेम वैसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि सर a माइनस बी का वर्ग क्या होगा, तो आप सिंपल कहोगे सर a का वर्ग प्लस क्या b का वर्ग और माइनस क्या 2ab। तो ये फॉर्मूले अभी हमारे काम में आने वाले हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसी से अभी क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर x के पावर 4 है और x माइनस वाई के पावर भी क्या है, 4 है। लेकिन सर अभी आपने फॉर्मूला तो स्क्वायर का बताया, देखो यहां फॉर्मूला तो स्क्वायर का बताया, तो सर कैसे सॉल्व होगा, तो सुनना मेरी बात को गौर से। सर x का पावर 4 दिया है माइनस x माइनस वाई का पावर क्या दिया है, 4 दिया है। इनका गुणनखंड करना है। तो मैं आपसे पूछूंगा x के घात 4 को मैं ऐसा लिख दूं, x का स्क्वायर और इसके ऊपर घात 2, क्योंकि आपको यह बात पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो उसका घात मान लो m है और ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर घात n लिख दिया, तो इसका फाइनल वैल्यू यही होता है a का घात m गुना क्या n। क्लियर है। तो x के घात 4 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर और इन सभी का होल पावर क्या लगाऊंगा, तो आप कहोगे सर 2। सेम वैसे ही मैं इसको लिख लेता हूं, सर ये x माइनस 4 है, इसका पावर क्या लगाया 2 और इसके ऊपर भी घात क्या लगा दिया 2। इसको इस रूप में तोड़ दिया। अब इससे पता चला कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ गया, ये आपका वाई है। ठीक है, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ गया तो मैं पूछूं ए का मान क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर, और मैं पूछूं बी का मान क्या होगा तो आप क्या कहोगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पड़ा है, सर ए प्लस क्या बी का मान क्या सर, एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, गुना क्या पड़ा है ए का माइनस क्या बी। यही तो हमने पढ़ा है कि सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए और बी को जोड़ दीजिए, एक बार ए और बी को घटा दीजिए। तो मैंने कहा सर ए का मान मेरे लिए एक्स स्क्वायर था, बी का मान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो एक बार ए और बी को जोड़ा, एक बार ए और बी को घटाया। अब आगे क्या कर सकते हैं सर, तो सर इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और इस वाले को फॉर्मूले पे तोड़ ले, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ जाएगा। बोलोगे जी सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस क्या 2 गुना ए गुना बी। क्लियर है। सेम चीज यहां मैं करूं, सर ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देता हूं और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी।
अब क्या हुआ कि सर इस वाले वैल्यू को भी मैंने इस रूप में तोड़ दिया, इस वाले वैल्यू को भी मैंने इस रूप में तोड़ दिया। अब बस कैलकुलेशन कर लो और क्वेश्चन का आंसर क्या करो, टिक लगा दो। कैलकुलेशन कैसे सर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ूंगा तो सर वैल्यू क्या आएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहां पे मेरे पास वाई स्क्वायर है, माइनस क्या है 2 गुना एक्स गुना वाई। इनको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा। सर ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा तो हर एक चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब इन सभी में माइनस का गुना होगा। सर माइनस का गुना करूंगा तो यह माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का वाई स्क्वायर होगा और प्लस का क्या होगा 2 गुना एक्स गुना वाई। अब बताओ सर क्या ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बोलोगे जी सर। एक लाइन और लिख लो, क्या लिख लो सर, ये वैल्यू तो वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर और माइनस क्या 2 गुना एक्स गुना वाई। ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। तो आपने कहा सर दोनों में y कॉमन है तो मैं y को कॉमन ले लूं, तो यहां मेरे पास क्या बचेगा 2 गुना एक्स और यहां मेरे पास क्या बचेगा सर माइनस का y। और यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन का सही उत्तर। हमसे पूछा गया कि सर इस वाले मान का अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या आंसर आएगा, तो सर ये आंसर आएगा। और ये आंसर हमें कहां दिख रहा है, तो सर हमें ये आंसर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। देखो y यहां भी है, y यहां भी है, 2x माइनस वाई यहां भी है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन को तभी कर पाते जब आपको ये फॉर्मूला पता होता। फॉर्मूला पता होता आसानी से गुणनखंड वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है, देख लो एक बार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बहुत आसान सा है। इसको चाहो तो आप फॉर्मूले से करो और चाहो तो अपना नॉर्मल दिमाग लगाओ। नॉर्मल दिमाग लगाओगे उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है सर, दो संख्याओं का योग 22 है। मुझे नहीं पता दो संख्या क्या है, अपने मन से कुछ भी मान लो। मैंने माना पहली संख्या a दूसरी संख्या b, तो दोनों का योग क्वेश्चन में 22 दिया है, लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग 404 है। मतलब पहली संख्या का जब मैं वर्ग करूं, वर्ग का मतलब घात 2 लगाऊंगा, दूसरी संख्या का जब मैं वर्ग करूं और इनको जोड़ूं तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगा सर, 404 आएगा। तो हमें बताना है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब संख्या मैंने a और b माना है तो a गुना b क्या होगा। अब देखो एक तो तरीका क्या है ना अपना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, और वो तरीका क्या है, मैं सोचूंगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या ली जाए, क्योंकि वर्ग मुझे पता है, वर्ग आता है ना आपको, वर्ग याद होना चाहिए कहां तक सर 40 तक, और घन याद होना चाहिए कहां तक सर 20 तक, ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। मैं सोचूंगा ऐसी कौन सी दो संख्या ले जिसको जोड़ने पर 22 आ जाए और उनके वर्ग करके जोड़े तो 404 आ जाए। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि अगर मैं एक संख्या 20 ले लेता हूं, सुनो, और दूसरी संख्या में 4 ले लेता हूं, दूसरी संख्या में क्या ले लेता हूं सर, ये b क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 2। तो मैंने कहा अगर मैं 20 लूं दूसरी संख्या 2 लूं, दोनों को जोड़ूंगा 22 बन जाएगा, बोलोगे जी सर। सर अगर मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो सर इसका वर्ग करते ही यह कितना बन जाएगा 400, और इसका वर्ग करते करते ही यह कितना बन जाएगा 4, और क्या इनको जोड़ने पर सर 404 आ रहा है, जी सर आ रहा है। मतलब मैंने अपने मन से दो ऐसी संख्या ले ली जिनको जोड़ने पर 22 आना चाहिए, जिनका वर्ग करके जोड़े तो 404 आना चाहिए। अब मैंने जो संख्या माना था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये। हमसे पूछा दोनों का गुना बताओ, सर पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 2, दोनों का गुना कितना 40। 40 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। अगर ये तरीका नहीं लगाते तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना होता। कैसे, तो सर आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो हाँ या ना, ये दूसरा तरीका है, बोलोगे जी सर। अच्छा सर मुझे दोनों संख्या का योग 22 पता है, तो मैं यहां लिखता 22 और इसका वर्ग लिखता। और सर इनके वर्गों का योग क्वेश्चन में 404 दिया है तो मैं 404 लिखता, फिर 2 गुना ए बी लिखता। बोलो हाँ या ना। अब 22 का वर्ग आपको क्या पता है सर, 484। बराबर में मैं क्या कहता, 404 प्लस कितना 2 गुना ए बी। ये 404 प्लस का है, इधर माइनस का आता, तो 484 में से 404 घटाऊंगा तो सर 80 बचेगा,
और बराबर में क्या बचेगा 2 गुना ए बी। सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा 40 बार। तो मैंने कहा सर दोनों संख्या का गुना कितना होगा 40। और हमसे यही तो पूछ रहा था भाई मेरे कि दोनों संख्या का गुना क्या होगा, दोनों संख्या का गुना क्या होगा 40। तो एक तो तरीका आपके पास ये था, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट सोच सकते थे, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल आपको वर्ग याद होता तभी आप दिमाग लगा पाते, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई मेरे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कैसे करना है इसको सीख लो। क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना कर देना तो वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या का मतलब समझ गए, ऐसी संख्या जिसका घनमूल निकल पाए। अगर मान लो मैं कहूं कि 729 है तो 729 का घनमूल निकल जाएगा 9। मैं कहूं 1000 है तो 1000 का घनमूल निकल जाएगा कितना 10। तो मतलब मुझे एक ऐसी संख्या लेकर आनी है ना कि जिसका आसानी से मैं घनमूल निकाल पाऊं, वही मेरा क्या होगा पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो मैंने कहा 729 कैसी संख्या है सर, पूर्ण घन संख्या। क्यों? क्योंकि उसका घनमूल निकल जाएगा। मैंने कल होके कह दिया 1331 कैसी संख्या है सर, पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो एक पूर्ण घन संख्या हो, और उसके लिए क्या करना है, तो हमें बोल रहा है कि 1800 आपके पास है, इसमें किस संख्या का गुना कर दे, छोटी से छोटी कौन सी संख्या का गुना कर दे कि रिजल्ट जो मिले ना उसका पूरा पूरा घनमूल निकल पाए। तो सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, और तरीका क्या है कि जब भी ये वाला शब्द आए ना, मैं कलर कर रहा हूं चेंज, और फिर ध्यान देना जब भी ये वाला शब्द आए ना पूर्ण घन, कल होके पूर्ण वर्ग भी कह सकता है, चाहे पूर्ण वर्ग कहे चाहे पूर्ण घन कहे, सबसे पहले जो संख्या दिया है ना उसका गुणनखंड करोगे। उसका क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। क्लियर है? कैसे करोगे तो देखो, सर 1800 है, 1800 का गुणनखंड करना स्टार्ट किया, 2 से काटूंगा सर कितनी बार कटेगा 900 बार। वापस 2 से काटूंगा सर कितनी बार कटेगा 450 बार। वापस 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा सर 225 बार। वापस मैं काटूंगा किससे, तो सर ये 3 से भी कट जाएगा, हालांकि ये 15 से भी कट जाता, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है ना, तो 15 से कट जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 से ही काट लेता हूं। 3 सते 21 और 3 पचे कितना 15। ठीक है, फिर 3 से काटूंगा सर कितनी बार 25 बार। वापस मैं काटूंगा 5 से सर कितनी बार 5 बार। वापस मैंने काटा 5 से कितनी बार 1 बार, एक आते रुक जाना है। उसके बाद आपको लिख लेना है सर 1 2 3, 2 कितनी बार आया 3 बार, मतलब 2 का घात 3 गुना। सर 1 और 2, 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 का घात 2 गुना। और सर 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 का घात क्या 2। अब हमसे क्या कह रहा है सर, पूर्ण घन बनाना। तो पूर्ण घन कब होगा, जब उस, जैसे यहां 2 है, 2 के पावर मैंने क्या लिखा 3, तो 2 का घात 3 करूंगा 8 आएगा, ये पूर्ण घन होगा। मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर पावर 3 है तो वो भी एक पूर्ण घन है। बोलो हाँ या ना। कल होके मैं कह दूं 8 का घात 3 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे पूर्ण घन संख्या है। कल होके मैं कहूं 4 का घात 3 कैसी संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो सर ये तो पूर्ण घन संख्या दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है क्या? नहीं, ये 3 का पावर 2 है। अगर ये 3 का पावर 3 होता तो पूर्ण घन हो जाता। सर ये दिख रहा है क्या पूर्ण घन संख्या? नहीं सर, अगर ये तो 5 का पावर 2 है, अगर ये 5 का पावर 3 होता तो पूर्ण घन संख्या हो जाता। बोलोगे जी सर। तो सर क्या करें? सर अगर यहां 3 का गुना और कर देते तो क्या ये पूर्ण घन संख्या बन जाता? बोलोगे जी सर। यहां अगर 5 का गुना और कर देते तो क्या ये पूर्ण घन संख्या बन जाता? बोलते जी सर, क्योंकि 5 का गुना करता तो 5 का घात 3 होता, 3 का गुना करता तो 3 का घात 3 होता, और इसको तो चेक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से पूर्ण घन संख्या है। तो आपने क्या कहा कि सर किसका गुना करने पर इसको पूर्ण घन संख्या बनाया जा सकता है, तो सर यहां 3 का गुना, यहां 5 का गुना, तो ओवरऑल कितने का गुना 15 का। अगर इस संख्या में, इस 1800 में मैं 15 का गुना कर दूं ना, तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। तो हमारा उत्तर यही होगा कि इसमें 15 का गुना करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछा, उनके अंकों का योग बताओ। मतलब ये संख्या ना बताकर इनके अंकों का योग बताओ। तो सर इनके अंकों को जोड़ लो।
सर 15 में कितने अंक है? 2 अंक है, एक अंक 1 है, एक अंक 5 है, और इनके अंकों का योग कितना होगा? 5 और 1 6। यही अपना क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, क्लियर है भाई मेरे। अगर यही पूर्ण वर्ग पूछता तो सर वर्ग वाले को देख लेते, जो वर्ग होता उसको हटा देते, और जो वर्ग नहीं होता उसको वर्ग बनाने की कोशिश करते, और वर्ग बनाने के लिए जितने का गुना करना पड़ता वही अपना आंसर हो जाता। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। एक एक चीज डिटेल्स में, टेंशन मत लो, पूरा डिटेल्स में कराऊंगा। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वैसा बच्चा जिसको गणित में कुछ नहीं आता ना, उसका हर एक डाउट क्लियर करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। यहां देखो क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में खुद की 41/4 गुनी हो जाती है। मान लो कल होके कहे क्वेश्चन में कोई धन 2 गुनी हो गई, कोई धन 4 गुनी हो गई, कोई धन 5 गुनी हो गई, कोई धन 11 गुनी हो गई। इसका मतलब क्या है, जितने गुने की बात करें ना उतना मिश्र धन दिया है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां सर कितना गुना हो गया? 41/40। तो आपने क्या कहा सर, मूलधन 1 रहा होगा, और 1 में जैसे ही मैं 41/40 का गुना करूंगा ना, तो मिश्रधन 41/40 हो गया होगा। क्लियर है? अब इनका रेशियो ले लो। रेशियो को कैसे लोगे? तो सर रेशियो कभी भिन्न में नहीं होगा, तो ये 40 का इधर गुना कर दो। तो आपने क्या कहा सर, 40 का मूलधन और 41 का मिश्रधन। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। कभी भी कहे 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 2/3 गुनी, 5/7 गुनी, इसका मतलब क्या है कि सर मिश्रधन है। मिश्रधन 41/4 है, और ऐसे केस में मूलधन हमेशा क्या होता है? 1। जब मैं इसको सरल करूंगा, 40 में 1 का गुना 40 और ये 41, मतलब क्या है कि सर 40 रुपए का मूलधन है, 41 रुपए का मिश्रधन है। तो मैं पूछूंगा ब्याज कितने का है भाई? तो आपने कहा जितना रुपया ज्यादा लेगा, मूलधन से जितना रुपया ज्यादा धन किसी को दोगे ना, जैसे मान लो आपने दोस्तों से 1000 ले लिए, लेकिन 1000 के बदले अगर उसको 1200 देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? 200 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। यही जो 200 एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वही क्या होता है? साधारण ब्याज। तो सर 40 के बदले 41 देना है, मतलब 1 रुपया ज्यादा देना है, वो मेरा साधारण ब्याज। और कितने समय की बात कर रहा है सर? 1/4 वर्ष की बात कर रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है? दर। और दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्याज में 100 का गुना बटा क्या सर? मूलधन गुना क्या? समय। फॉर्मूले में बैठाइए, बताइए सर ब्याज कितने का? 1 का गुना 100। मूलधन कितने का सर? 40 का, तो 40 लिखिए। समय कितने का? 1/4 का, तो 4 नीचे है तो ऊपर गुना में चला जाएगा। जी सर। सर ये 0 से 0 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, ऊपर में सिर्फ 10 बच रहा है, तो 10% का क्या होगा? दर। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए भाई अगले को देखिए। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और इसमें समय निकालना है। तो भैया समय निकालने का जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी को ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्ग याद रखो 40 तक, घन याद रखो 20 तक। चक्रवृद्धि ब्याज में भी खूब काम आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। तो समझ में आया ना कि 2000 के बदले 2420 मिला। इसका मतलब क्या है सर, मूलधन तो 2000 का था, उसके बदले मुझे 2420 मिला। तो सर ये मूलधन, ये मिश्रधन। तो इनका रेशियो ले लो। रेशियो लेने का मतलब इनको कट रहा है तो काट दो आपस में। तो देखो सर ये 0 से 0 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। सर 2 से इसको काटूंगा 100 बार, सर 2 से इसको भी काट दूंगा 121 बार, मतलब 100 का धन 121 हो गया। कितने समय में ये निकालना है? अब निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए जो दर दिया होगा ना उसको देखना होगा, और दर कैसा है? वार्षिक। तो आपने कहा सर 10% का दर है, तो 10% को मैं क्या लिखूंगा? 10/100, प्रतिशत हटाऊंगा तो सर 0 से 0 कटेगा, तो ऊपर तो 1 और नीचे क्या आया? 10। इसका मतलब क्या है? सुन लो, कभी भी दर को भिन्न में तोड़ोगे ना तो ये नीचे वाला मूलधन होता है, दिमाग में बैठा लो, ऊपर वाला ब्याज होता है, और मूलधन में ब्याज जोड़ने पर क्या मिलता है? मिश्रधन मिलता है। ध्यान रखना। तो आपके हिसाब से, इस दर के हिसाब से मूलधन कितने का है सर? 10 का है। मिश्रधन कितने का है? तो 10 में 1 का ब्याज जोड़ा तो 11 का है। और ये कितने साल का है सर? ये 1 साल का है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये 1 साल का है?
तो सर ऐसे पता चला दर वार्षिक है ना, तो वार्षिक का मतलब 1 साल होता है। कल होके यहाँ अर्धवार्षिक होता तो ये 6 महीने का होता, कल होके अगर ये तिमाही होता तो ये 3 महीने का होता। ठीक है, तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि मेरे हिसाब से 10 से 11 बन रहा है 1 साल में, और क्वेश्चन कह रहा है 100 से 121 बनाओ, तो कितने समय लगेंगे? तो हमें बस ये चेक करना है, या तो इसका किसी का भी चेक कर लो, किसी एक को चेक करो। जैसे यहां 10 है, 10 को क्या बनाना है? 100 बनाना है, तो मैं सोचूंगा 10 का घात कितना लिखूं, तो आपने कहा 10 का वर्ग कर दें, 10 के ऊपर घात 2 लगा दे तो 100 बन जाएगा। बोलोगे जी सर, तो यहां घात 2 बनाने पर, घात 2 रखने पर 100 बना, तो सर समय में भी किसका गुना हो जाएगा? 2 का। 1 में 2 का गुना करोगे, आंसर क्या आएगा? 2 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मान लो यहां 1000 होता, यहां 1331 होता, ये 10 होता और ये 11 होता, तो आप कहते हैं 1000 बनाना है 10 से, तो 10 के ऊपर पावर कितना लगाना पड़ेगा? 3, तो समय में भी 3 का गुना कर दो। यहां 1 था, 1 में 3 का गुना 3 साल हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आगे देखो। अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आसान सा। कह रहा 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। सर 7 वस्तु का विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, बराबर है 6 वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो। कैसे? तो सर विक्रय मूल्य के सामने 6 है तो विक्रय मूल्य का मान 6, क्रय मूल्य के सामने 7 है तो सर क्रय मूल्य का मान 7। अब बताओ, क्रय मूल्य मतलब तुमने कितने में खरीदा? तुमने 7 में खरीदा। विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेचा? 6 में बेचा। तो पहले से 1 रुपया कम करके बेचा, और कम करने का मतलब सर हानि हो गया। बोलोगे जी सर। अगर हानि हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट निकलेगा। सर 1 रुपए का हानि, नीचे हमेशा क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए किसका गुना? 100 का। तो आपने कहा सर कितने का हानि हुआ? 100/7% का। अच्छा 100/7% को क्या लिखोगे? तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, कितना बचेगा? 2। तो आपने क्या कहा? सर 14 सही 2/3% का क्या हुआ? लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है? बी में। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगले को देखिए। अब ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है, और ये सिक्कों वाला क्वेश्चन तो एकदम फेवरेट हो गया एग्जामिनर का, अपने राजस्थान में तो फेवरेट हो गया है। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट पता है इसका क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपको 10 सिक्के दिए। कितने सिक्के दिए? 10। और मैंने कहा हर एक सिक्का 5 रुपए का है। मैंने आपको टोटल 10 सिक्के दिए, मतलब सिक्कों की संख्या 10। मैंने बता दिया कि हर एक सिक्का 5 रुपए का है, मतलब प्रत्येक सिक्के का मान 5। तो मैं आपसे पूछूं कितना रुपया दे दिया, तो आप यही तो कहोगे 10 सिक्के दिए, हर एक सिक्का 5 का है, तो 10 में 5 का गुना 50 रुपए दिए। तो कॉन्सेप्ट यही होता है, सिक्कों की संख्या में, समझना, सिक्कों की संख्या में प्रत्येक सिक्के के मान से गुना कर दें तो कुल धन पता चलता है। तो कुल धन पता चलता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिक्कों की संख्या में प्रत्येक सिक्के के मान से गुना करें तो कुल धन का पता चलता है। कैसे? 10 सिक्के दिए, एक सिक्का 5 का दिया, तो टोटल कितना रुपया दिया? 50 रुपया दिया। वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहां पे 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के के जगह नोट है, यही तो लिख रहा है। एक थैले में 20 का नोट है, 10 का नोट है और 5 का नोट है। मतलब प्रत्येक नोट का मान दिया है, प्रत्येक नोट का मान दिया है, प्रत्येक नोट का क्या दिया है? मान दिया है। नोट 20 रुपए का है, नोट 10 रुपए का है और नोट 5 रुपए का है। साथ साथ में कह रहा है कि नोटों की संख्या क्या है? सर नोटों की संख्या का रेशियो भी दिया है। कितना? 20 के नोट 3 के अनुपात में, 10 के नोट 4 के अनुपात में और 5 के नोट 5 के अनुपात में। तो मैं पूछूं कुल धन कितना मिला होगा? कुल धन कितना मिला होगा? तो सर एक नोट अगर 20 का है और ऐसे 3 नोट है तो इससे तो 60 मिला होगा, 20 या 60। एक नोट 10 का है और ऐसे 4 नोट मिले तो इससे कितना धन मिला? 40 मिला। एक नोट 5 का है, ऐसे 5 नोट मिले तो इससे कितना धन मिला सर? 25 का मिला। बोलोगे जी सर। और क्वेश्चन में कह रहा है ना कि टोटल धन मिलाकर 1000 है,
तो सर यहां टोटल धन मिलाकर कितना होगा, यहां टोटल धन मिलाकर कितना होगा, तो सर 60 रुपया, 40 रुपया और 25 रुपया। मेरे हिसाब से तो 125 है, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 है, यही तो कहना चाह रहा है। मेरे हिसाब से 125 है, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 है, तो सर 125 से यह वैल्यू कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 125 का 8 में गुना करोगे तो 1000 आएगा, और जितना गुना हुआ ना वही रेशियो का मान। 8 किसका मान, रेशियो का मान। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 5 रुपए के नोट की संख्या। आपसे कहा सर 5 रुपए के नोट की संख्या, नोट की संख्या। तो भैया 5 रुपए के नोट देखो कहां है, यहां है। इसकी संख्या का रेशियो कितना है सर, 5 है, और रेशियो का मान हमने कितना निकाला है, 8 निकाला है। तो 8 पंचे 40, कि 5 रुपए के टोटल 40 नोट दिए होंगे, और यही अपना सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कल होकर मान लो 10 रुपए के नोटों की संख्या पूछता, तो 10 रुपए के कितने नोट है, 4, 4 में 8 का गुना करते 32। मान लो 20 रुपए के नोटों की संख्या पूछता, तो सर 20 रुपए कितने नोट है, 3, 3 में 8 का गुना 24। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखिए। अब सर ये क्वेश्चन क्या है, तो इतना आसान है, भिन्न वाला है। सबसे पहले बताओ सर भिन्न क्या होता है, तो आप सब जानते हैं सर भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। ये सब बेसिक चीज है। मान लेता हूं कि अंश a है और हर b है, तो सर भिन्न क्या होगा, a बटा b। बोलोगे जी सर। अब देखो, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है, तो अंश मैंने a माना, हर मैंने b माना, तो इनका योग, इनको जोड़ने पर 55 मिलता है। ठीक है, आगे ये भी कह रहा है कि सर भिन्न का मान 3/8 है, मतलब कह रहा है कि सर ये 3 है और ये 8 है। ये दे ही दिया, हमने a और b माना था, क्वेश्चन में दे ही दिया कि भिन्न 3/8 है, मतलब अंश कितना है 3 और हर कितना है 8। अच्छा, इनका योग मुझे कितना पता है, 55, और मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से इनका योग कितना मिल रहा है, तो सर इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 और 3 11 होगा। इसी 11 का वैल्यू, इसको इधर से लिख देता हूं, इसी 11 का वैल्यू हमें 55 दिया गया है, तो सर कितने गुने पे बैठेगा, 5 गुने पे। रेशियो का मान कितना, 5। हमसे पूछा क्या कि भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, योग 55 है तथा भिन्न इतना हो, तो वो भिन्न क्या होगा, तो सर भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा, तो सर भिन्न में अंश का मान क्या था, 3, तो 3 में मैं भी 5 का गुना करूंगा। भिन्न में हर का मान क्या था, 8, 8 में भी 5 का गुना करूंगा। तो मैंने कहा 5 दिया 15 और 8 पंचे 40। वास्तव में वो भिन्न क्या था, 15/40, लेकिन उसी को काट पीट के रेशियो में 3/8 लिखा था। तो सही उत्तर क्या होगा, 15/40, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, कि भिन्न का मान 3/8 था, तो ऊपर 3 नीचे 8, अंश 3 हर 8, उनका योग 55 है, तो 8 और 3 जोड़कर 11, 11 से 55 को काटेंगे 5 बार, तो रेशियो का मान 5। 5 में 3 का गुना किया 15 अंश, और 8 में 5 का गुना किया 40 हर, तो 15/40 कहीं नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दिस क्या होगा, सही उत्तर। ठीक है भाई, अगले को देखो। अब देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, और ये चीज आपको शुरुआत जब करूंगा ना चैप्टर पढ़ाना, कौन सा, ज्यामिति, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है रेखा तथा कोण, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि सर दो समांतर रेखा है, समझना, यहीं पे समझ लो कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है। रेखाएं समांतर होने का मतलब क्या है, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। ये समांतर को लिखने का तरीका है। दो रेखा आपस में समांतर है, इसका मतलब ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटेगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, हर एक बिंदु पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। अगर यहां मैं दूरी चेक करूं तो 10 का ही होगा, यहां भी 10 का होगा, यहां भी 10 का, यहां भी 10 का, मतलब हर एक बिंदु पर दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो आपसे कहा कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो दो समांतर रेखा को अगर ये एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे मान लो ये LM तिर्यक रेखा है, तो यहां 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं सर, 8 कोण। कौन कौन से सर, ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4, इसको दो, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8, ये 8 कोण बनते हैं।
अब इस 8 कोण में से क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि सर संगत कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण? संगत कोण। अब बोलोगे सर संगत कोण कौन सा होगा, कैसे पहचाने? तो अभी पहचान करवाते हैं। सर ये ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब कोण 1 और कोण 5 संगत है और आपस में बराबर है। सर इधर से ये ऊपर वाला, इधर से ये ऊपर वाला, मतलब कोण 2 और कोण 6 संगत है और आपस में बराबर है। अब कौन सा? सर इधर से अगर नीचे लिया तो इधर से नीचे लो, मतलब कोण 4 और कोण 8 संगत है और आपस में बराबर है। सर इधर से ये नीचे वाला लिया तो इधर से ये नीचे वाला लो, मतलब कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला इसमें एक एकांतर कोण भी होता है। कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण। हालांकि हमसे तो संगत कोण के बारे में ही पूछ रहा है, एकांतर कोण भी होता है और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन में तो हमसे संगत कोण की ही चर्चा करने को कह रहा है। तो सर एकांतर कोण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो एकांतर, सर इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, 3 और 5 एकांतर कोण होंगे बराबर। सर इधर से ये वाला तो इधर से ये वाला, तिरछे में देखो अंदर की तरफ, 4 और 6, 4 और 6 एकांतर कोण है, ये बराबर होंगे। अब क्या सर? सर इधर से ये वाला तो इधर से ये वाला, ऊपर का ये लिया ना, ऊपर ऊपर, तो ये नीचे नीचे का तिरछे में लेना, कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण हुआ। सर इधर से मैंने 2 लिया तो इधर से मैं 8 लूंगा, बाहर का तो इधर भी बाहर का, लेकिन तिरछे में क्रॉस में, कोण 2 और कोण 8 ये एकांतर कोण हुआ। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें शीर्षाभिमुख कोण भी होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिलहाल संगत और एकांतर आप समझ गए, लेकिन हमसे किसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? संगत कोण। तो सर संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अब तो समझ ही गए, पूरा थ्योरी सामने रख दिया। संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलो भाई अगले को देखो। अब बताओ, ये तो हर एक बच्चे को पता है, ये आपके ही पेपर का क्वेश्चन है कि सर समकोण त्रिभुज कैसा होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। सर ये 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने यही भुजा है ना, इसको तो आप कर्ण कहते हो और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हो। ये आपका आधार होता है, बोलोगे जी सर, इंग्लिश में आप इसको बेस कहते हो। और ये आपका लंब होता है, इंग्लिश में आप परपेंडिकुलर कहते हो, बोलोगे जी सर। तो हमसे क्या पूछा? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी या सबसे बड़ी, कुछ भी कहा जाए, तो कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? कर्ण। तो कर्ण कहां है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटेनियस। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। चलो अगले को देखो। अब देखो, अभी लाइन और एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना भाई, उधर बोला ना कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अभी पढ़ा दिया, उसी पे ये क्वेश्चन है। अब देखो डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो। क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में पीएस समांतर है क्यूआर के। पीएस कौन है सर? ये वाला। क्यूआर कौन है सर? ये वाला। ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। सर अगर ये समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा हो गई क्या? बोलोगे जी सर। अगर तिर्यक रेखा है तो सर ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो गया क्या? बोलोगे जी सर। सर ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो गया क्या? बोलोगे जी सर। ये कोण एकांतर कोण आपस में बराबर, ये कोण एकांतर कोण आपस में बराबर, बोलो हाँ या ना? बोलोगे जी सर। अब देखो हमसे क्या कह रहा है? कोण क्यूपीएस, क्यूपीएस इस वाले कोण का आपको क्या करना है? मान बताना है। ठीक है, इधर ये कोण 2x दिया है, ये कोण 5x दिया है, ये कोण 3x दिया है। चलो अब सॉल्व कैसे करोगे? तो भैया मुझे एक बात बताओ ना, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बोलोगे जी सर। तो क्या आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है? ये हरे कलर का जो मैं बना रहा हूं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं भाई। क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है? बोलोगे जी सर। त्रिभुज में ये कोण 2x है, ये कोण 3x है और ये कोण क्या है? 5x है। तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज क्यू एस आर में,
देख लिया ना, QSR में मुझे बताओ एक कोण कितना है, 2x है, एक कोण कितना है, 3x है, एक कोण कितना है, 5x है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं। बोलोगे जी सर। इनको जोड़ लो सर, ये 10x हो गया, 10x किसके बराबर, 180 के बराबर, तो x का मान कितना होगा भाई मेरे, 18 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। और जैसे ही x का मान 18 डिग्री पता चला तो मुझे बताओ यह कोण कितना होगा, तो सर ये 2 गुना x है, तो 18 दूना 36 डिग्री लिख दें। बोलोगे जी सर। सर ये 5 गुना x है, तो 18 में 5 का गुना करें। बोलो हाँ या ना, क्योंकि x का मान 18 है, तो 18 पंचे 90 लिख दें। बोलोगे जी सर। ये 3 गुना x है, तो सर 18 में 3 का गुना करे तो सर इसको 54 डिग्री लिख दे। बोलोगे जी सर। बोलो हाँ या ना, कि सर x का मान 18 है, ये 2 गुना x है, तो 18 गुना 2, 18 दूना 36, ये 5 गुना x है, x का मान 18, 18 पंचे 90, ये 3 गुना x है, तो 3 गुना 18, 18 तिया 54। अब सीधी सी बात ये बताओ, ये चीज तो पहले ही बता दिया कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि एकांतर है। तो सर अगर ये 54 डिग्री है तो सर ये भी 54 डिग्री होगा, और ये 36 डिग्री है तो सर ये भी 36 डिग्री होगा। तो ये कोण कितना होना चाहिए, तो सर ये कोण होना चाहिए 180 डिग्री माइनस कितना, 54 प्लस कितना, 36 डिग्री। बोलोगे जी सर। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो एक त्रिभुज है। इसको मैं सही से ड्रॉ कर दूं, सर ये भी तो एक लाल कलर वाला त्रिभुज है। बोलो हाँ या ना, ये भी तो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज है तो तीनों कोण मिलाकर 180 होगा। तो ये वाला कोण निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो। तो आपने कहा 180, इनको जोड़ूंगा कितना, 90, 180 में से 90 घटाया 90 डिग्री। 90 डिग्री अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। हालांकि अगर मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा दिया होता ना, मैं अभी फ्री पे डालूंगा यूट्यूब पे कंटेंट, और ज्यामिति भी पढ़ाऊंगा, एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना लिखने की जरूरत कभी आपको पढ़ने नहीं दूंगा किसी भी क्लास में। अगर पढ़ लिए होते तो मैं समझ जाता कि ये आमने सामने समांतर रेखा है, ये अपनी तिर्यक रेखा है। सर अगर ये 36 आ रहा है, ये 54 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, तो सर सेम सेम सा, क्योंकि ये दोनों कोण तो वैसे ही बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक ये इसके बराबर होता ही होता। तो ये 90 था, तो इसको भी डायरेक्ट मैं 90 लिख देता। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, फिलहाल तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है सर, चलो अगले को देखो। अब कह रहा है किसी भी पंचभुज, पंचभुज क्या होता है सर, बहुभुज, ऐसा आकृति जो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति हो, वह क्या कहलाता है, पंचभुज। मतलब पंचभुज में टोटल 5 भुजा होंगी, उनके क्या पूछ रहा है, अंतः कोणों का योग। तो ध्यान देना, बहुभुज के, ये चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुभुज का अंतः कोणों का योग निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है, n सर भुजा की संख्या है, n क्या है सर, भुजा की संख्या है। तो हमसे क्या कह रहा है सर, पंचभुज का निकालिए। तो सर पंचभुज का निकालने का मतलब n का मान कितना लेना पड़ेगा, 5। भुजा कितनी होगी, पंचभुज में भुजा कितनी होगी, 5, तो n के जगह 5 रखो। सर 5 - 2 गुना 180, 5 में से 2 घटाया 3, 3 में 180 का गुना किया, तो 18 तिया 54, कहने का मतलब 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 540। कल हो के अष्टभुज का पूछ लेता तो n के जगह 8 रख देते। जितनी भुजा होगी, जितनी भुजा वाली आकृति की बात करेगा, n के जगह वो मान रख दोगे तो उनके अंतः कोणों का योग निकल कर आ जाएगा। अगले को देखो। अब देखो ये भी आसान सा है, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 मीटर दूर है। तो सिंपल सी बात क्या है, जरा गौर से करो कि सर अगर ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा एक कोई P बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो सीधी सी बात है ये बाहर कोई बिंदु होगा, कहीं बाहर कोई P बिंदु होगा, क्योंकि अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 सेंटीमीटर। केंद्र से अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं चेक करूं तो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से मैं कोई भी वैल्यू ले लूं वृत्त के परिधि के अंदर अंदर, तो सारे 6 सेंटीमीटर होंगी केंद्र से, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या।
तो हमसे कहा कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां तक 6 होगा, तो 6 से बाहर ही तो होगा। बोलोगे जी सर। तो सर इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, केंद्र का नाम मैं ओ दे देता हूं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, मतलब यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होता है, मान लो इसका नाम मैंने ए दे दिया। स्पर्श रेखा तुमने खींच लिया। स्पर्श रेखा क्या होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वृत्त के किसी एक बिंदु को छूकर, एक बिंदु को छूकर जो रेखा निकलती है वही उसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो मैंने कहा ये वृत्त है, तो यहां इसका कोई एक बिंदु होगा ना, उसको छूते हुए एक लाइन निकल गया, तो ये स्पर्श रेखा कहलाता है। बोलोगे जी सर। तो ये अपना क्या होता है, स्पर्श रेखा। तो मैंने क्या किया, इस पी से इस बिंदु को छूते हुए एक स्पर्श रेखा खींच लिया, पी ए। और ध्यान देना कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कि सर ये वृत्त का केंद्र है, मान लो यहां से एक स्पर्श रेखा गया, तो यहां से यहां हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री का कोण बना। तो अब सब कुछ भूल जाओ, क्या तुमको ये एक त्रिभुज दिख रहा है? सब कुछ भूल के देखो, क्या ये तुमको एक त्रिभुज दिख रहा है? बोलोगे जी सर, एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये 90 डिग्री दिख रहा है। बोलोगे जी सर। तो कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण। अच्छा समकोण त्रिभुज है, तो ये मेरा कर्ण हो गया, बोलो हाँ या ना। ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। तो आपको क्या फॉर्मूला पता है पाइथागोरस परिमेय, कि सर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या सर, लंब का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे लंब निकालना है, लंब निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। अगर मुझे लंब निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाकर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। बोलोगे जी सर। कर्ण कितना है सर, 10, 10 का स्क्वायर। आधार कितना है, 6, 6 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करें। सर 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, और 100 में से 36 घटाएंगे 64, और 64 का वर्गमूल कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि सर ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। और हमसे यही पूछा, पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो पी ए ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। दो चीज पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा खींचते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है, वृत्त के किसी एक बिंदु से कोई लाइन गुजरता है ना, एक बिंदु को टच होते हुए कोई लाइन जो गुजरेगा वही उसका स्पर्श रेखा कहलाएगा। और केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब यहां पे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि इनकी भुजाएं 15 और 8 एक दूसरे पर लंबवत हैं। एक समकोण त्रिभुज पहले बनाओ, बना दिया सर। ये 90 डिग्री का कोण है, नाम दे दो सर ए बी सी। क्या कह रहा है, इनकी भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे पे लंबवत है। लंबवत का मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये 15 और ये 8 एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बोलोगे जी सर। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो देखो दुनिया में किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है ना, ये बात दिमाग में बैठा लो, तो उस आकृति की लंबाई क्या होगी, टोटल जो लंबाई होगी वही उसकी परिमाप होगी। अब सर इस आकृति की टोटल लंबाई कैसे निकालेंगे, तो सर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी, इन सबको जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा। मुझे ये लंबाई पता है, ये लंबाई पता है, अगर ये लंबाई भी पता चल जाए तो इन सबको जोड़ने पर इनका परिमाप पता चल जाएगा। तो बोलोगे सर ये कैसे निकाले, तो सर ये तो अपना कर्ण होता है। बोलो हाँ या ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर, या कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो कहोगे। तो सर लंब कितना है, 15, 15 का स्क्वायर। आधार कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ो। 15 का वर्ग सर 225, 8 का वर्ग सर 64। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो आपने क्या कहा, सर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है, सर इसका परिमाप निकालो। तो जितनी भी भुजा यहां पे दी गई है सबको जोड़ लो। सर 15 प्लस 8 प्लस 17, इनको जब मैं जोड़ूंगा
तो देखो 15 और 17 तो 32 होगा, क्योंकि 15 15 30, 2 और जोड़ दो 32 और ये 8 40। तो सर परिमाप अपना क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब देखो ये चीज तो ध्यान ही रख लेना, क्या लिख रहा है, एक से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। तो देखो एक के बाद दो है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। तो इसको आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और कभी भी नेचुरल नंबर की बात करें या फिर प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या के औसत की बात करें, किसकी बात करें, औसत की बात करें, इसी औसत को आप माध्य भी कहते हो, इसी को आप समांतर माध्य भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी प्रथम n, लिख देता हूं पूरा, प्रथम n प्राकृत संख्या के औसत की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला होता है n+1/2। बात खत्म। यही अपना क्या होगा सही उत्तर। क्यों कैसे इसको क्लास में बताऊंगा कि सर ये n+1/2 आता कहां से, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान रखो, प्रथम का मतलब क्या, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, एक से। अगर एक से n तक की बात करें तो औसत क्या होगा n+1/2। कल होकर हो सकता है ऐसे लिख दे, बोले 1 2 3 4 5 और ऐसे ही डॉट 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 बोले 55 तक, कि 1 से 55 तक की संख्या का औसत क्या होगा। तो आपको दिख गया कि ये नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या, तो सर इसका औसत क्या होगा n+1/2। n का मान क्या होगा, तो सर अंतिम पद 55 है, +1/2। सर क्या होगा, तो 56 में 2 का भाग, कहने का मतलब 28। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, चलिए अगले को देखिए। अब देखो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो जब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको 2-3 तरीके का डेटा पढ़ना होगा, ठीक है। उसी में वर्ग अंतराल की बात आती है, जैसे आप बोलते हो ना बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग, समझे, बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग। तो जो वर्ग अंतराल होता है ना उसकी बात कर रहा है कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को आप क्या कहते हो। तो कोई भी वर्ग, वर्ग कैसा लिखा जाएगा, जैसे लिखिएगा 5 से 10, 10 से 15, ये क्या है सर, वर्ग है। इसको आप क्या कहते हो, वर्ग कहते हो, ठीक है। कि 5 से 10 के बीच का डेटा, 10 से 15 के बीच का डेटा, 15 से 20 के बीच का डेटा। तो आपसे क्या कह रहा है, इसके ऊपरी मान, इसका ऊपरी मान ये हो गया, और इसका निम्न मान, इसका निम्न मान ये हो गया। इनके अंतर को क्या कहते हो, तो आप वर्ग माप कहते हो, क्लास साइज कहते हो, वर्ग माप कहते हो। क्या, किसी भी वर्ग के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए अगले को देखिए। अब क्या कह रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी अभी पहले, इससे पहले वाली क्लास में भी, कि सर एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। बोलो याद आ गया होगा, ये वाई अक्ष है, ये एक्स प्लस में वैल्यू होगा, इधर इधर एक्स का माइनस में वैल्यू होगा। बोलो याद आ रहा है, ऊपर वाई का प्लस में वैल्यू होगा, नीचे वाई का माइनस में वैल्यू होगा। और ये अपना केंद्र होता है जिसको ओ कहते हैं, और केंद्र पर एक्स और वाई दोनों क्या होता है, 0 0 होता है। इसमें याद है मैंने कहा था एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर हमेशा एक्स का मान 0 होता है। सब बता रखा है ना थ्योरी में। तो यहां कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यही सर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु पे हमेशा x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। अब क्या कह रहा है बताओ, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन कराए थे ऐसे पासे वाले, याद होगा अभी इससे पहले के पहले वाली क्लास में, हाँ या ना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। अब मैंने उसमें एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि कोई भी ऐसी घटना जो 100% है कि घटेगी, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक। जैसे सूर्य पूरब से निकलेगा तो फिक्स है कि सूर्य पूरब से ही निकलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक। लेकिन मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो ऐसा संभव है क्या, फिक्स है कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी घटना के बारे में आपको पता है ना कि 100% घटने वाला है, तो उसकी प्रायिकता 1। और कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में आपको पता कि ये घट ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। बोलो हाँ या ना। तो पढ़ो आप क्वेश्चन को, एक पासे को एक बार उछालो तो 6 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी।
पासा मतलब लूडो वाला जो होता है ना डाइस, उसकी बात हो रहा है। तो बताओ एक पासे पे कितने सतह होते हैं? 6। और उस सतह पे क्या क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 6। याद आ गया? तो आपसे क्या कह रहा है कि जब आप एक पासे को उछालोगे ना तो क्या उस पे 6 से बड़ी संख्या आ सकता है क्या? तो सर संभव ही नहीं है। पासे पे या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 6 से बड़ा कभी 7 आ सकता है? नहीं। 8 आ सकता है? नहीं। तो 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना है क्या पासे को उछाल कर? नहीं। और जिसकी संभावना है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे सर? 0। जो घटना घटेगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या सर? 0। घटने वाला होगा तभी तो उसकी कोई प्रायिकता होगी, जिसकी घटने की कोई संभावना नहीं उसकी प्रायिकता क्या सर? 0। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है घातांक और करनी का। रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या होता है कि सर अगर a का घात m हो गुना a का घात n हो तो सर अगर आधार बराबर हो गुना में हो तो इनके घात को जोड़ देते हैं। बोलो हाँ या ना। एक और रूल पता होना चाहिए, इधर a का घात m है, इधर a का घात n है। सर आधार बराबर हो तो इसके पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। ये सारे रूल होते हैं घातांक और करनी के। उन्हीं रूल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि √3 है, इसके ऊपर घात कितना है? 5 है, गुना 9 का क्या है? वर्ग है, बराबर 3 के ऊपर घात x है, गुना 3 है, और गुना रूट क्या है? 3 है। 3 √3 को अलग अलग मैंने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे भाई मेरे? तो एक बात बताओ सर, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा ये √2 है, इसका मतलब क्या है सर? 2 के ऊपर पावर 1/2 है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 कहां जाएगा? नीचे, और पावर ऊपर में क्या लगाओ? 1। जैसे मान लो मैंने कल होके आपसे ये कहा कि √3 है, इसका मतलब क्या है? 3 के ऊपर पावर 1/2 है। कल होकर मैंने कहा कि 4 है और यहां मान लो करने के अंदर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? 4 के ऊपर पावर 1/3 है। कैसे? तो ये वाला मान तो नीचे चला जाता है, इसके ऊपर जो वैल्यू होता है ऊपर चला जाता है। जैसे मान लो कल होकर लिख दिया 5 का स्क्वायर और यहां करनी क्या लगा दिया? 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 करनी कितना है? 4, तो नीचे, और ये घात कहां? ऊपर। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है। ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा जब घातांक और करनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्यादा पीछे पेपर में नहीं जाएंगे। 25 वाले करा दिए, 22 वाले करा दिए, करा रहा हूं, इससे पिछले वाले को और करा दूंगा। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, और आप सब भी तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। तो यहां पे मुझे एक एक चीज करके बताते जाओ। क्या बताओगे? तो सुनना मेरी बात को। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 के ऊपर पावर 1/5। बोलोगे जी सर। सर 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, और इसके ऊपर भी पावर 2। बोलोगे जी सर। यहां 3 के पावर x है, रहने दो। यहां 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, रहने दो। और यहां 3 का पावर क्या होगा? 1/2 होगा। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। अब क्या करेंगे सर? एक लाइन और लिखेंगे, ये 3 का पावर 1/5। सर यहां इन दोनों का गुना हो जाएगा, 3 का पावर 4। बोलोगे जी सर। और यहां क्या है? 3 का पावर x गुना 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1/2। अब बताओ, अभी अभी बताया ना कि सर आधार समान होगा तो पावर को जोड़ लो। तो बताओ यहां भी आधार 3, यहां भी 3, तो मैं 3 लिख दूं और इसके ऊपर पावर 1/5 प्लस 4 लिख दूं। बोलोगे जी सर। यहां भी सबका आधार क्या है? 3 है, तो 3 लिख दूं, इसके ऊपर पावर x प्लस 1 प्लस 1/2 लिख दूं। बोलोगे जी सर। दूसरा रूल क्या बताया कि सर अगर आधार बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर। तो सर आधार बराबर हो तो ये पावर आपस में बराबर, कहने का मतलब 1/5 प्लस 4 किसके बराबर होगा? x प्लस 1 प्लस 1/2 का। अब इनको सॉल्व करके x का मान निकालना है। चलिए निकाल देते हैं अभी के अभी, देखते जाओ। सॉल्व कैसे करोगे? तो सर 5 में 4 का गुना 20, 20 और 1 21, 21/5। बोलोगे जी सर, बराबर x प्लस, इनको कैसे? 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो आपने कहा 3/2। बोलोगे जी सर। सर तो x का मान क्या होगा? तो 21/5 में से 3/2 क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दो भाई। तो सर घटाया, तो कैसे घटाओगे? इनको गुना कर लो सर, ये 10, इसको इससे गुना कर दो, 21 दूना 42, इसको इससे गुना कर दो, 5 दिया कितना? 15।
तो 42 में से अगर मैं 15 घटाऊं तो आपने कहा 12 में से 5 घटेगा कितना 7, और यह कितना 3 में से 1 घटेगा कितना 2, और बटा कितना 10। क्या ऑप्शन में अपने को दिख रहा है? ऑप्शन में अपने को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो कहीं हमने गड़बड़ किया क्या? नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन हमने सब सही ही किया है। या तो हो सकता है डेटा में कुछ गड़बड़ हो, यहाँ डेटा में कुछ ना कुछ क्या है, गलतियां हो सकती है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, देखो एक जगह हमने गलती कर दी ना भाई, मेरे बहुत सिली सा मिस्टेक। सर इसको तो लिख दिया, देखो 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 देखो, ये वाली चीज सिर्फ गड़बड़ लिख दी। देखो देखो देखो, इधर इधर अपने को सही करना है, देखो देखते जाओ, सब सही है। इधर अपने बस एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? देखो भाई, सर यहां √3 है, इसके ऊपर पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर 1/2, और इसके ऊपर अपने पास पावर क्या है? 5 है। तो यहां लिखने में गलती करी। सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर पावर 1/2 और इसके ऊपर भी पावर क्या? 5। तो यहां एक लाइन और बढ़ जाएगा, 3 के ऊपर पावर 5/2। तो इनको आप क्या लिखोगे? 3 के ऊपर पावर क्या है? 5/2 प्लस कितना सर? 4। बोलो हाँ या ना। अब आधार से आधार कट गया, तो इधर क्या बचेगा? 5/2 प्लस कितना? 4। इनको आप सॉल्व कर लेते हैं भाई, हो जाता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, सॉल्व करो। 4 दूनी 8 और 5 कितना? 13/2 बराबर क्या? x प्लस इनको जोड़ो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो सर यहां से x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे 13/2 में से 3/2 घटा दीजिए। तो आधार समान है तो नीचे तो 2 आएगा, 13 में से 3 घटाओगे 10, तो 2 से कितनी बार? 5। तो आपने कहा सर x का मान कितना आएगा? 5 आएगा, और यही अपना सही उत्तर हो। क्लियर है? यहां पे हमें क्या करना था? सर यहां कुछ नहीं है तो 2 होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? √3 को 3 का पावर 1/2, इसके ऊपर भी पावर 5 था, तो गुना हो जाएगा। तो क्या कहोगे? 3 के ऊपर पावर 5/2। उसके बाद का प्रोसेस तो आपने देख ही लिया। ठीक है, चलिए अगले को देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हालांकि इस क्वेश्चन के लिए तो मैं डायरेक्ट ट्रिक भी पढ़ाऊंगा आपको, जब क्लास कराऊंगा ना तो डायरेक्ट बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। फिलहाल आपको मेथड से समझा रहा हूं, मेथड समझना। क्या कह रहा है? x माइनस 1/x का मान 8 है, तो आपको x² प्लस 1/x²। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन फॉर्मूला लगाना है? तो सर यहां घात 2 है, यहां घात 2 है, तो कहीं ना कहीं वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, और वर्ग में भी कितने मान वाले? तो 1 और 2, मतलब a प्लस बी के फॉर्मूले पे बैठ जाएगा। सर मुझे एक बात आप बताएंगे प्यार से, अगर मैं a माइनस बी का वर्ग करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। बोलोगे जी सर, लेकिन हमें क्या करना है? तो सर हमारे पास तो वैल्यू ये दिया है, इसको तोड़ के उसका वैल्यू निकालना है। x माइनस 1/x, इसका वर्ग, ये बराबर किसके दिया है सर? रुक जाओ, ये बराबर किसके दिया है सर? 8 के। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ वर्ग कर लूंगा, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। वर्ग क्यों किया? क्योंकि यहां आंसर में x के ऊपर पावर 2 लाना था, इसीलिए दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब बताओ ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा? बोलोगे जी सर। a² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x² माइनस 2 गुना a का मान कितना? x, b का मान कितना? 1/x, और इधर 8 का वर्ग कितना सर? 64। और एक लाइन जाओ सर, ये x कट जाएगा क्या? बोलोगे जी सर। इधर x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर कितना? 64। तो यहां से सर मैं x² प्लस 1/x² का मान क्या निकालूंगा? तो सर 64 में ये माइनस का 2 बराबर किस साइड जाएगा? तो प्लस का 2 होगा, तो सर वैल्यू कितना आएगा? 66। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। लेकिन जब क्लास कराऊंगा ना तो ये सब कुछ नहीं करना होगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ऐसा केस हो तो ये चीज करो डायरेक्ट, और 1 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए इस वाले पेपर के। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर करिएगा, और सभी को बताइएगा कि रीट के लिए मैथ्स और साइंस की क्लास अपने यशस्वी एकेडमी जयपुर
कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चालू कर रहे हैं हम, और लगातार आपके लिए क्लासेस डालना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू कराएंगे, पीवाईक्यू के बाद टॉपिक बाय टॉपिक भी हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ऐसा बच्चा जिसको गणित और साइंस कुछ नहीं आता, वो भी यहां से सीख के जाएगा और अपने पेपर में स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।